मेरा पति जानबूझकर अपनी बेवा बहन से लड़ाई करता था और उसे रोज पागल खाने छोड़ने की बातें करता। मेरी ननंद मुझे मुस्कुरा कर कहती थी कि जब तक इसका राज मेरे पास है तब तक ये कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो ताज्जुब से पूछती कि ये कैसा राज है, तो कहने लगी कि अगर जानना चाहती हो तो 2 हफ्ते की रात में छत पर नकाब पहन कर चली जाना, सब पता चल जाएगा। मैंने ऐसा ही किया और जब मैं छत पर गई तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरा पति और मेरी ननंद आज फिर मेरे पति की और मेरी ननंद की लड़ाई बहुत जोर जोर से हो रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आता था कि आखिर इनका झगड़ा किस बात पर होता है। मुझे कभी भी उनके झगड़े की वजह समझ में नहीं आई थी। 1 हफ्ते में 2 बार उनकी लड़ाई लाजमी होती थी और हर बार मेरा पति कमरे में आकर गुस्से से यही कहता कि औरत तो पागल हो गई है, इसको तो मैं बहुत जल्दी पागल खाने छोड़ दूंगा। मुझे तो हैरानी इस बात की होती कि ये दोनों बहन भाई आखिर क्या करना चाहते हैं। वे अपनी बहन को पागल और क्यों नफरत की भरी निगाहों से देखता है, जो कि वह भी उसके सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरी ननंद बेवा हो चुकी थी और ज़्यादातर वह हमारे साथ ही रहती थी, लेकिन शायद वे मेरे पति को ये पसंद नहीं था कि वे यहाँ पर हमारे साथ रहती, इसलिए आए दिन उन दोनों की लड़ाई होती रहती थी। हैरत वाली बात तो ये थी कि मुझे अभी तक उनकी लड़ाइयों की असलियत वजह पता नहीं चली थी कि आखिर ये किस बात पर लड़ते हैं। मैंने कई बार अपने पति से पूछने की कोशिश की तो वह हमेशा यही कहता था कि छोड़ो, वह तो पागल हो चुकी है, बस किसी दिन मेरा दिल किया तो मैं इसे पागल खाने छोड़ कर आ जाऊंगा। और जब कभी मैं अपनी ननंद से पूछती कि बाजी आप मुझे बता दो कि आप बहन भाइयों में इतना ज़्यादा प्यार होता था, अब क्या बात हो रही है कि वे ये है आप दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो और वह तो आपको पागल खाने छोड़ने की बातें करते हैं। तो मेरी ननंद मुस्कुरा देती और कहती कि तुम फिक्र मत करो, वे मुझे जब तक इस घर से बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसका राज मेरे पास है और मेरा बाल विवाह नहीं कर सकता। मुझे इस घर में शादी करके आए हुए 6 महीने हो चुके थे। ये शादी मुकम्मल तौर पर मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई थी। शादी से पहले अपने पति और ननंद को नहीं जानती थी। मेरी शादी तक तो वह शादीशुदा थी और अपने घर में खुश होकर रह रही थी। मेरे माँ बाप ने भी ये सोचकर शादी कर दी थी कि घर पर लड़का अकेला है और हमारी बेटी खुश रहेगी। मेरी मंगनी और फिर बहुत ही जल्द शादी कर दी गई। शादी को सिर्फ 2 महीने ही बीते थे कि मेरी ननंद के सर पर तो कयामत ही टूट पड़ी। उसके पति का इंतकाल हो गया था और वह हमेशा के लिए बेवा होकर हमारे घर पर आ गई थी। शुरू में तो ठीक रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोट करना शुरू कर दिया कि दोनों बहन भाइयों के बीच में नफरत बढ़ती जा रही है और उनमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। पहले पहले तो मुझे क्यों लगा कि शायद मेरा पति हमारी प्राइवेसी को लेकर डिस्टर्ब है और इसी वजह से अपनी बहन का आना अच्छा नहीं लगा है, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलवाया कि मुझे तुम्हारी बहन के आने से कोई मसला नहीं है। वैसे भी वह जवान थी, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद हम उसकी दूसरी शादी कर देते। अगर वह हमेशा के लिए भी यहाँ पर रह रहती तो मुझे कोई भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ये बात मैंने साफ तौर पर अपने पति को बता दी थी कि हालांकि मेरी माँ ने तो मुझे बहुत कुछ कहा था कि अगर तुम्हारे पति और तुम्हारी ननंद के बीच में कोई झगड़ा हो रहे हो तो तुम इन झगड़ों को भगड़ावा दो और इन बहन भाइयों के बीच में नफरत पैदा कर दो और उनके ताल्लुकात कभी सही ना होने दो, ताकि वे बहुत जल्दी तुम्हारे ननंद को इस घर से रुखसत कर दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा। मेरी अपनी ननंद के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे जो मैं हरगिज़ भी उसे ख़राब नहीं करना चाहती थी। वह मुझे बहनों की तरह ही अजीज़ थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपने पति का रवैया बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। उसकी बहन की फ़िक्र उसे होनी चाहिए थी, लेकिन वह तो ऐसे भूल ही गया था कि उसकी कोई बहन भी है। जानबूझकर उससे लड़ाई के बहाने तलाश करता और फिर कमरे में आकर मुझे यही कहता कि अब तो मैं उसे पागल खाने में छोड़ कर आ जाऊँगा। लेकिन मेरी ननंद के खाने के मुताबिक जब तक उसके पास मेरे पति का राज था तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शायद इसी राज की खातिर वह अब तक चुप बैठा था। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं छुप कर उनकी बातें सुनती, वरना तो अब तक शायद मुझे इस राज के बारे में कुछ न कुछ तो पता चल ही जाता।
मैंने सब कुछ सुनने से बेहतर समझा कि अभी अपनी ननद से पूछ लूं, तो वो कहने लगी कि सही और मुनासिब मौका आने दो, मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। दिन यूं ही इसी तरीके से गुजरने लगे। मैं अपनी जिंदगी में खुश और ठीक थी। सिर्फ मुझे इन बहन भाइयों की परेशानी होती थी कि इनमें दोबारा से मोहब्बत कायम हो जाए, और इसके लिए मैं अपने तौर पर पूरी कोशिश करती रहती थी। लेकिन इन बहन भाइयों के दौरान पहले से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। तंग आकर मैंने अपनी कोशिश भी छोड़ दी थी, क्योंकि अब मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। मेरी ननद को पता चला कि वह फूफी बनने वाली है, तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। क्योंकि उसकी कोई अपनी औलाद नहीं थी, तो उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। लेकिन जब मेरे पति को पता चला, तो उसने साफ मना कर दिया कि वह मुझे और मेरे होने वाले बच्चे से दूर रहे और अपने काम से काम रखा करे। जिसका नतीजा ये निकला कि मुझे अपना ख्याल अब खुद ही रखना पड़ता था और अपने काम भी खुद ही करने पड़ते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था और उसके 2 पोर्शन थे। इस पोर्शन में हम लोग रहते थे और दूसरे पोर्शन में मेरी ननद रहती थी। मेरे पति के माँ बाप तो पहले से ही मर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दोनों बहन भाइयों के लिए अलग अलग पोर्शन बना दिए थे, ताकि किसी के साथ गलत ना हो। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपनी माँ के घर पर थी और मैंने इरादा कर लिया था कि मैं काफ़ी दिनों तक वहीं घर पर ही रहूंगी, लेकिन मुझे वहाँ पर तन्हाई और सुकून नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अपने घर पर वापस चली जाती हूँ। इसलिए मैं अपने पति को बगैर बताए उसे सरप्राइज़ देने के लिए नियत से घर पर आ गई। शायद मेरे पोर्शन को तो ताला लगा हुआ था, इसलिए मुझे अपनी ननद के पोर्शन में आना पड़ा। मैं जब उसे बताया कि मेरा पति इस वक्त घर पर नहीं है, तो वह हंसते हुए कहने लगी कि वह घर पर ही है, तुमने ज़रा ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। चलो मैं तुम्हें साथ लेकर चलती हूँ। मुझे साथ लेकर आई और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजाने लगी। तो 2 मिनट के बाद ही दरवाज़ा खुल गया और मेरे पति का चेहरा नजर आया। वे मुझे देखकर काफ़ी घबरा सा गया था। मेरी ननद मेरे कान में कहने लगी कि देख लो, तुम्हारा पति तो तुम्हारा घर पर ही है। वे खुद तो चली गई, लेकिन मुझे अपने पति को देखकर कुछ शक हुआ कि वे इतना घबराया हुआ क्यों था। अगर वह घर पर ही था तो उसने पहले क्यों दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने भी तो दरवाज़ा बहुत बार बजाने की कोशिश की थी। मैं कमरे में जाने लगी तो मेरा पति मुझे अंदर जाने से रोक दिया था और कहने लगा कि अब घर के अंदर मत जाओ। मैं कुछ चौंक कर उसे देखा तो वे बात को संभालते हुए कहने लगा कि अंदर अभी कॉकरोच हैं, तुम तो डरती हो ना, तुम दूसरे कमरे में जाकर रेस्ट करो, मैं तब तक कमरे से कीड़ों का सफाया कर देता हूँ। मैं दूसरे कमरे में आ गई, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल को इत्मीनान नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई तो बात ऐसी ज़रूर है जो मेरे पति मुझसे छुपा रहे हैं। मैं शाम को अपनी पति की चोरी से अपनी ननद के पास गई और उससे पूछा कि आप तो मुझे वे राज बता दो जो राज तुम्हारे पास है मेरे पति का, क्योंकि अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और वे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरी ननद कहने लगी कि अगर तुम इस राज को जानना चाहती हो तो हफ्ते की रात में नकाब करके रात को छत पर चली जाना, तुम्हें सारी हकीकत का मालूम हो जाएगा। मैं बेचैनी से हफ्ते की रात का इंतज़ार करने लगी। 2 दिन के बाद हफ्ते की रात आ गई थी और इस रात में रोज़ के मुताबिक दूध नहीं पिया था, क्योंकि मेरी ननद ने पहले ही मना कर दिया था। आधी रात के वक्त मुझे मेरी ननद का पैगाम आया और उसने मुझे कहा था कि तुम अपने पति का राज जानना चाहती हो तो छत पर चली जाओ। मैं जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और भागते हुए छत की तरफ बढ़ी। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि ना जाने ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से मुझे छत पर इस तरीके से जाना पड़ रहा है। ऊपर वाला खैर करे। मैं छत पर गई तो सामने का मंजर देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। छत पर तो मेरा पति मौजूद था, लेकिन वहाँ पर एक और लड़की मौजूद थी। उससे पहले कि मैं उसे बेकाबू होकर आगे बढ़ती तो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ती। किसी ने मुझे बाल से पकड़कर पीछे खींच लिया। देखो तो मेरी ननद पीछे खड़ी थी। मुझे कहने लगी कि अब ये सही वक्त नहीं है, अभी तुम सिर्फ इन पर नजर रखो। मुझे किसी सूरत भी चैन नहीं मिल रहा था अपने पति को अपनी आंखों से दूसरी लड़की के साथ देखकर। मेरे लिए बहुत ही बड़ा था ये सब और मैं चाहती थी कि मैं उन दोनों को इसी वक्त रंगे हाथों पकड़कर खूब ज़्यादा बेइज्जती करूं। इससे पहले कि मैं अपने इरादों को अंजाम देती, मेरी ननद मुझे बाजू से पकड़कर वापस लेकर आ गई थी और वह कहने लगी कि ये वही राज था, इसके बारे में वे बात कर रही थी। तुम्हारे पति का दूसरी लड़कियों से चक्कर चलता रहता है
और वह अभी तक मेरे सामने इसलिए दब कर रहता है क्योंकि वह जानता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ मालूम कर चुकी हूँ। अगर उसे पता चल गया कि तुम भी उसके बारे में जान चुकी हो तो फिर इससे कोई डर खौफ नहीं रहेगा। जब तुम्हारी औलाद पैदा हो जाएगी तो तुम्हारे पति का रवैया तुमसे बदल जाएगा। मैंने इस लड़की का चेहरा देख लिया था और सोच लिया था कि मैं इसके बारे में मालूम करके उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी शादीशुदा पति पर डोरे डाले। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। आधे घंटे के बाद मेरा पति भी आ गया और जब मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ पर थे तो वह घबरा गया और टालते हुए कहने लगा कि मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं ताज़ी हवा खाने के लिए छत पर चला गया। उसने मुझे नहीं बताया था, इसका मतलब ये था कि वाकई में उसका लड़कियों के साथ चक्कर था। बहरहाल मैंने अपने पति को बातों ही बातों में जता दिया था कि अगर उसका किसी लड़के के साथ चक्कर हुआ तो मैं इसे माफ़ नहीं करूंगी। इसका यह फ़ायदा निकला कि अगले हफ्ते के लास्ट में वह छत पर नहीं था और कमरे में ही रुका रहा। अब तो उसकी अपनी बहन के साथ लड़ाइयाँ भी बहुत कम हो चुकी थी, बल्कि ना होने के बराबर हो चुकी थी। उन दोनों ने काफ़ी टाइम से एक दूसरे को बुलाना ही छोड़ रखा था। फिर एक दिन एक हैरत वाला मंजर मुझे देखने को मिला। इन दोनों बहन भाइयों के बीच में न जाने कब और कैसे सुलह हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी। पहले तो एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते थे और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि उनकी लड़ाई क्यों हुई और किस वजह से हुई और सुलह की शर्त पर हुई। ये इन दोनों बहन भाइयों के आपस की बात थी। और जब मैं कॉल करके अपनी अम्मी को इस बारे में बताया तो अम्मा मुझे कहने लगी कि तुम्हें उन पर नज़र रखनी चाहिए और तुम्हें पता करना चाहिए कि पहले इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है। ये ना हो कि तुम्हारी बेवकूफ़ी में तुम्हारा ही कोई नुकसान हो जाए। अम्मा की बात में दम था, इसलिए मैंने इन दोनों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। कभी कभी मुझे लगता था कि ये दोनों सच में ही सुलह करके एक दूसरे को पिछली बातों के लिए माफ़ करके गले मिल चुके हैं, लेकिन फिर दूसरी ही तरफ मुझे लगता कि ये दोनों सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वरना अंदर से अभी भी एक दूसरे के खिलाफ और बुग़्ज़ रखते हैं। उस रोज़ मुझे बाज़ार से अपने बच्चों के लिए कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी थी और मेरी ननंद घर पर नहीं थी, तो मैं मजबूरी में ही अकेले बाज़ार चली गई। मैंने अपनी ननंद को फ़ोन करके पूछा कि वे कहाँ पर है, तो उसने यही कहा था कि वे किसी ज़रूरी काम से बाहर निकली हुई, लेकिन उसका ज़रूरी काम मुझे बाज़ार जाकर अच्छी जगह से पता चल गया था। जब मैं इसके और इसके भाई को अपने पति को इस लड़की के साथ देखा जो मुझे अपने पति के साथ छत पर नजर आई थी। वे तीनों एक मॉल में इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। मैं भी अपना चेहरा ढककर पीछे वाले टेबल पर जाकर बैठ गई ताकि उनकी बातें सुन सकूं। मेरे जाने के 2 मिनट बाद ही वह लड़की उठकर वहां से चली गई थी, लेकिन मैं इन दोनों की काफ़ी बातें सुन चुकी थी। मेरी ननंद मेरे पति से कह रही थी कि मैं तुम्हारी बीवी को अब तक तुम्हारे किसी राज के बारे में नहीं बताया है। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है और अब मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम जितना मेरा हिस्सा बनता है उतना मुझे दे दो। 1 रुपया भी ज़्यादा मत देना और ना ही कम। तुम सारा हिस्सा अकेला नहीं ले सकते हो। मेरा पति कहने लगा कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से की पूरी रकम तुम्हें दे दूंगा। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, वरना तुम जैसी लालची लड़की तो किसी की बहन ना हो। उन दोनों की बातें तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आई थी कि वे एक दूसरे से किस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सुनकर कि वे एक दूसरे के सगे बहन भाई नहीं हैं, मेरे तो कदमों तले ज़मीन ही निकल गई। वे ये क्या कह रहे थे और क्या इन लोगों ने मिलकर मुझे इस धोखे में रखा हुआ था? लेकिन मुझे इन धोखों में लेने का क्या मकसद हो सकता था? ये मुझे ऐसा क्या हासिल करना चाहते थे कि मेरे पास तो कोई बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी भी नहीं थी जिसको बेचकर ये आपस में आधी आधी बांट लेते। मैं तो एक गरीब घर से आई थी और ना ही मैं अपने साथ लाखों करोड़ों का जहेज लेकर आई थी। तो फिर ये किस लड़की को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे थे? कहीं इस लड़की को तो नहीं जो अभी यहाँ से उठ कर गई थी? आखिर वह भी तो थोड़ी देर पहले इनके पास बैठी इस गेम प्लान का डिस्कस कर रही थी। और ये एक लड़की कौन थी जो इन लोगों के साथ क्या कर रही थी और इसका इनके साथ क्या रिश्ता था? ये सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं उनके उठने से पहले ही चुपचाप वहाँ से अपने घर पर आ गई थी। थोड़ी देर के बाद वे दोनों भी घर पर वापस आ गए थे। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं इन दोनों से साफ साफ पूछ लूँ, लेकिन फिर मैं मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैं छुपी रही। मेरी ननंद क्योंकि एक होशियार औरत थी, इसलिए उसने मेरे चेहरे के बिगड़ते असर नोट
नोट कर लिया था और मुझसे पूछने लगी थी कि सब कुछ खैरियत तो है ना। मैंने बहाना बनाते हुए कह दिया कि मेरी तबीयत वैसे ही खराब हो रही है, तुम ठीक तो हो। इसलिए मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी ननद भी यही चाहती है कि मैं घर से निकल जाऊं और अपने भाई की शादी वे इस दूसरी लड़की से करवा देगी। अगर ऐसा ना होता तो वह उससे हंसकर बातें क्यों कर रही थी। पहले तो उसने अपने भाई से ताल्लुकात खराब कर रखे थे और इसलिए मुझे उसके चक्कर के बारे में भी बता दिया था। और जब इन दोनों की सुलह हो गई तो वह अपने भाई का साथ देने लगी थी। मुझे कुछ भी करके अपना घर बचाना था, इसलिए मैंने सबसे पहले तो मुझे उस लड़की को तलाश करना था ताकि मैं उसको अपने पति से दूर रख सकूं। कुछ दिनों के बाद मैं फिर से दोनों बहन भाई को बाहर जाते हुए देखा। मुझे शक हो गया और वह इस लड़की से मिलने जा रहे होंगे। मैंने मुनासिब सा फासला रखकर उनके पीछे पीछे जाने लगी थी कि आज मैं उन दोनों का पता लगा कर ही रहूंगी, आखिर इनके बीच में चल क्या रहा है। पिछली बार तो मुझे ऐसा लगा था कि वह लड़की जैसे बहुत ही ज्यादा होशियार होगी, लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की को और उन दोनों को साथ में देखा तो मुझे हैरत का झटका लगा कि वह लड़की तो रो रही थी और उन लोगों के हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही थी कि मुझे इतनी दूर से बातों की आवाज़ तो नहीं आई। लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी हैरान होने वाली बात थी कि आज वह लड़की उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी और वह हाथ जोड़ रही थी। आखिर ऐसी बात क्या थी? मैंने देखा कि मेरी ननंद इसको तसल्लियाँ दे रही थी और मेरा पति का मुंह भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, लेकिन वह लड़की वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। अब मुझे नहीं लग रहा था कि शायद उसका मेरे पति से कोई ताल्लुकात हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्या पता मेरे पति ने उस लड़की को भी धोखा दे दिया हो, पहले उसके साथ नाजायज संबंध बनाया और अब उसे छोड़ने की बातें कर रहा हो। अब मैं और ज़्यादा सोचकर अपनी तबीयत ख़राब नहीं करना चाहती थी। मेरा तो सब्र का पैमाना भर चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उन दोनों के पास जाकर सीधा पूछ लेना चाहिए कि आखिर मामला क्या हो रहा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ गई और उनके सर पर पहुँच गई। मुझे वहाँ पर देखकर मेरे पति और ननंद के रंग उतर गए। वे दोनों घबरा गए और पूछने लगे कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ। मैं उस लड़की को गौर से देखते हुए कहा कि अच्छा था तो मेरे पति के साथ चक्कर चला रही हो। वह लड़की सुनकर घबरा गई और ना में सर हिलाकर कहने लगी कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो अपने किसी काम से यहाँ पर आई थी और आप अपने पति को समझाओ ना कि वे मेरा काम कर दे। मैं अपने पति की तरफ देखकर पूछने लगी कि वे क्या कह रही है, कैसा काम है और वह रो क्यों रही है। मेरी ननंद मुझे कहने लगी कि तुम छोड़ो सारी बातें और मेरे साथ आओ, हम घर पर चलते हैं, इस लड़की का मामला भी बाद में देख लेंगे। दोनों मुझे से कुछ छुपा रहे थे, इसलिए मैंने जाने से साफ में इनकार कर दिया। इन लड़की का कहा कि तुम मुझे सारी बात बताओ। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम मुझे सारी बात बताओ, आखिर तुम कौन और तुम्हारा मेरे पति के साथ क्या संबंध है। वह लड़की कहने लगी कि मेरा नाम दानिया है, मेरे माँ बाप सोशल वर्कर हैं और उन्हें खिदमत करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मेरी परवरिश से भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की। मैंने उनकी शादी के काफ़ी साल बाद पैदा हुई थी और जब तक मेरी पैदाइश नहीं हुई थी उन्होंने यतीम खाने से 2 बच्चे लाकर पाल लिए थे और वे दोनों और कोई नहीं थे बल्कि ये 2 सामने बैठे हुए हैं। बल्कि तुम्हारे पति और तुम्हारी ननंद जो बनकर बैठे हुए हैं ये दोनों ही थे। मेरे माँ बाप ने इन दोनों को प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे भी यही हमेशा कहा था कि मेरे बहन भाई हैं और मैं भी इनको यही समझती थी। लेकिन ये दोनों लालची निकले। मेरे अमीर माँ बाप के मरने के बाद काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी उन्होंने धोखे से हथिया ली और हालांकि उन दोनों की बेटी होने के खातिर मेरा हक बनता था और वे मेरा हक मुझे दे दे, लेकिन उन्होंने मेरा हक मार लिया और मैं उनके घर के चक्कर काट रही हूँ। और मुझे आज ये बताते हुए शर्म आ रही है कहने का तो ये मेरा भाई है, लेकिन इसने मुझे एक दिन मेरा हक देने के लिए घर पर बुलाया और रात को मुझे छत पर ले गया और मेरे साथ ऐसा किया और मेरी तस्वीर खींच ली और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर मैं इससे अपना हक मांगती तो मेरी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देगा और मुझे बदनाम कर देगा। कहने के तो मेरा भाई है, मेरे साथ इतना बुरा किया है इसने। मेरे माँ बाप ने इन दोनों को बहुत ही प्यार से पाला था। अब ये मेरी तस्वीर भी वापस नहीं कर रहा है, ना ही मेरा हक दे रहा है। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि जिस आदमी को मैं अपना पति कह रही थी वे इतना गंदा इंसान भी हो सकता है। लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा होशियार थी। मैंने उनके पास जाने से पहले ही अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी और जो सब कुछ मेरी ननंद ने बताया था और जो सब कुछ मेरे पति ने कबूल किया वे सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। और मैंने उस टाइम पर अपने पति को कुछ भी बताया नहीं और अपनी ननंद को ये कहकर वहाँ से भगा दिया कि तुम मेरे पति का झूठा इल्ज़ाम लगा
लगा रही हो, तुम कोई उसकी बहन नहीं हो। और मैंने उसे धक्के देकर वहाँ से भेज दिया। जब मैं और मेरा पति घर पर आए तो मैं अपने पति से कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे वहाँ पर जाना है। और मैं घर से बाहर आ गई। फिर मैं पुलिस स्टेशन गई और मैंने सारी हकीकत पुलिस वालों को बता दी। मेरा बयान मेरे पति और मेरी ननंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जो मेरी सगी ननंद थी उसे पुलिस ने ढूंढ लिया और उसका हक उसे दे दिया। अब मैं अपने पति से तलाक ले चुकी हूँ और मैं अपनी ननंद के साथ इस घर में अकेली रहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।